जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे साथियों करंट अफेयर्स और नवंबर माह का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। नवंबर महीने में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वाली क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। और ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है साथियों आपको, जिसमें महीने की कुल 3 कक्षाएं आपको करंट अफेयर्स की मिलती है। एक इंटरनेशनल, दूसरा नेशनल और तीसरा राजस्थान। इन तीनों क्लासेस को सेपरेट करने का मेरा टारगेट ये रहता है दोस्तों कि आप लोगों के एग्जाम में जो भी करंट अफेयर्स हो, जैसे कुछ एग्जाम्स के अंदर तो केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स रहता है, कुछ एग्जाम्स में केवल नेशनल का रहता है और कुछ एग्जाम्स में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का रहता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम का सिलेबस देखो, कौन सा करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में है। और अभी मैंने यहाँ पर जो आपके सामने लिखे हैं, राजस्थान में होने वाली भर्ती, चाहे आरएस है, पटवार है, वीडियो है, रीट है, या फिर लेब असिस्टेंट है, या फिर चतुश्रेणी कर्मचारी है, राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होने वाली है, सारी भर्तियों में नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है इन हर एक एग्जाम के लिए। और इस क्लास के अंदर हम साथियों आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, या डिफेंस से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी यानी कि आपकी प्रौद्योगिकी से संबंधित जितनी भी नई चीजें हुई है नवंबर महीने के अंदर, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स में किसने कौन सा पुरस्कार जीता है, स्पोर्ट्स में क्या एक्टिविटी करी है, कौन कौन से खेलों का आयोजन कहां कहां पर हुआ है, एनवायरमेंट से संबंधित सरकार ने कौन से नए फैसले लिए हैं, क्या नए रूल्स आए, वो सारी की सारी चीजें इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। ये आपके नवंबर महीने का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज अपन पहला सवाल डिस्कस करने वाले हैं। भारत का 55वां फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? फिल्म महोत्सव की बात कर रहा है। भारत का 55वां फिल्म महोत्सव है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल का फिल्म महोत्सव है। इसका पूरा नाम होता है साथियों IFFA। IFFI इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? 4 राज्यों के नाम आपके सामने हैं, गोवा, नागालैंड, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। तो इसका आयोजन किया गया साथियों आपके गोवा के अंदर। और गोवा में भी कहां पर? गोवा के पणजी के अंदर। गोवा में एक जगह है पणजी, यहां पर किया गया। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन किसने करा है? किसका? 55वें नंबर का। एक तो चीज ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 55th नंबर का फिल्म फेस्टिवल है ये। फिल्म फेस्टिवल भी कैसा है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसका पूरा नाम मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है 2024 का, इस बार कौन से नंबर का आयोजन किया गया है? इसके 55th नंबर का आयोजन किया गया है। आयोजन होता कहां पर है? गोवा के पणजी के अंदर होता है। और इसका साथियों उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो गोवा के आपके सीएम है साथियों। कौन है गोवा के सीएम? जिनका नाम है प्रमोद सावंत। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रमोद सावंत। इन प्रमोद सावंत जी के द्वारा 55वें नंबर के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उद्घाटन किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहां से एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, वो ये है साथियों कि इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने के लिए जो है एक उपाधि प्रदान की गई है अल्लू अर्जुन को। तो एक नाम आपको ध्यान रखना है, अल्लू अर्जुन, जिनकी हाल ही में एक फिल्म चल रही है। कौन सी फिल्म चल रही है अल्लू अर्जुन की हाल ही में चर्चा में? आपकी जो पुष्पा 2 मूवी है साथियों, उस पुष्पा 2 मूवी में लीड रोल निभाने वाले अल्लू अर्जुन हैं। इनको भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए, भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान के लिए इनको साथियों मान्यता प्रदान की गई है। विशेष योगदान हेतु मान्यता प्रदान की गई है। किसको? अल्लू अर्जुन को। तो इस फिल्म फेस्टिवल से हेतु मान्यता प्राप्त, मान्यता प्रदान। इस फिल्म फेस्टिवल से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या बन सकते हैं? पहला प्रश्न आपसे यह पूछ सकता है कि हाल ही में 2024 में कौन से नंबर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? तो 55th नंबर का, 55वें नंबर का फिल्म महोत्सव है ये। दूसरी बात, इसका आयोजन हुआ कहां पर है? गोवा के पणजी के अंदर। और उद्घाटन किया गया है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। और इसमें जितने भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो सारे के सारे फॉरेन मूवीज जो है उनको सारी को मिला है। इंडिया की किसी भी मूवी को किसी तरह का इसमें अवार्ड जो है रिप्रेजेंट नहीं किया गया। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि अल्लू अर्जुन जो कि भारतीय साउथ एक्टर है, एक कौन से एक्टर है, यानी कि जो आपके साउथ इंडिया की मूवीज बनती है उनके अंदर लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर है अल्लू अर्जुन। इनको भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान हेतु मान्यता प्रदान की गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। अच्छा, इस प्रश्न के अंदर साथियों 2-3 ऑप्शन आप लोगों के सामने और भी है। एक नागालैंड दिख रहा होगा आपको,
ये नागालैंड भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों। इस नागालैंड की राजधानी कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी है नागालैंड की कोहिमा। हाल ही में नागालैंड भी आपका जो है वो चर्चाओं में रहा है साथियों। क्यों रहा है नागालैंड चर्चाओं में? क्योंकि नागालैंड ने हाल ही में अपना 62वें नंबर का राज्य दिवस मनाया, स्टेट दिवस मनाया। जैसे राजस्थान के अंदर होता है 30 मार्च राजस्थान दिवस, उसी प्रकार से नागालैंड के अंदर साथियों 1 दिसंबर को, डेट आपको ध्यान रखनी है, 1 दिसंबर को नागालैंड ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 62 नंबर का राज्य दिवस मनाया है। राज्य दिवस 62वें नंबर का राज्य दिवस नागालैंड ने मनाया है। कब? 1 दिसंबर को। मणिपुर के बारे में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है? मणिपुर जिसकी राजधानी है आपकी इम्फाल। क्या राजधानी है मणिपुर की? इम्फाल है। और त्रिपुरा की राजधानी आपकी है अगरतला। इनकी राजधानियां भी ध्यान रखो, स्टैटिक जीके के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर के अंदर साथियों अभी हाल ही में नवंबर महीने के अंदर ही, कौन से महीने में? नवंबर महीने के अंदर 2 महोत्सव का आयोजन किया गया। एक महोत्सव जिसका नाम है आपके संगाई महोत्सव, और दूसरा जिसका नाम है कूट महोत्सव। तो संगाई और कूट महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इन दोनों महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके मणिपुर के अंदर। एग्जामिनर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना होगा तो वो सवाल कहीं से भी पूछ लेगा। ये ऑप्शन से सवाल में डालने का मेरा उद्देश्य ये था क्योंकि इनसे वन लाइनर सवाल बन रहा था जस्ट, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संगाई और कूट महोत्सव चर्चाओं में रहे। क्यों? क्योंकि ये मणिपुर के अंदर इनका आयोजन किया गया था। कृषि से संबंधित महोत्सव ही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नागालैंड जिसकी राजधानी आपकी कोहिमा है, इसने 1 दिसंबर को अपना 62वें नंबर का राज्य दिवस मनाया है। कौन सा दिवस? राज्य दिवस। और राजस्थान राज्य दिवस कब आता है? राजस्थान दिवस कब आता है? 30 मार्च को आता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी 55वां फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 2, किस राज्य के धुड़मारस गांव को विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है? पहली बात तो धुड़मारस गांव है ये। धुड़मारस गांव कौन से राज्य के अंदर है, आपसे ये पूछा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चर्चा इसके बारे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो विश्व पर्यटन संगठन है साथियों, जिसको आप बोलते हो WTO, किस नाम से जानते हो आप इसको? WTO। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या काम करता है साथियों? इस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही के अंदर टोटल 60 देशों का सिलेक्शन किया है। कितने देशों का सिलेक्शन किया है? टोटल 60 कंट्रीज का, यानी कि 60 देशों का सिलेक्शन किया है। इन 60 देशों में से मात्र 20 गांवों को चुना है। 60 देशों में से 20 गांवों को चुना है। किस लिए चुना है इन 20 गांवों को? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल करने के लिए। यानी कि इसने एक कैटेगरी बनाई है, 60 देशों को चुना, इन 60 देशों में से 20 गांवों का चयन करा है। उन 20 गांवों में एक गांव अपने भारत का भी है। और वो गांव कौन सा है? वो आपके छत्तीसगढ़ जो है साथियों, इस छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारस गांव को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ कहां पर है आप लोगों को बताइए? भारत के अंदर दक्षिण पूर्वी इलाके के अंदर आपका छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। अब इस छत्तीसगढ़ का जो धुड़मारस गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल कर लिया है। किसने? WTO ने। दो अलग अलग चीजें बता रहा हूं यहां पर, ध्यान आपको रखनी है। एक तो WTO है, WTO ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, UNWTO भी इसको बोल सकते हो आप, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसने साथियों 60 देशों में से केवल 20 गांवों का चयन करा, जिसमें एक गांव अपने भारत से भी चयनित हुआ है, और वो गांव आपके छत्तीसगढ़ राज्य का है, जिसका नाम है धुड़मारस गांव। यहां तक चीज होती है क्लियर। अब दूसरी चीज यहां से आप लोगों के लिए शुरू होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट क्या है? एक डेट। कौन सी डेट? 27 सितंबर 2024। 27 सितंबर 2024 की डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे गुरुजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई, इस दिन जो है आपके विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस विश्व पर्यटन दिवस के दिन, 27 सितंबर के दिन, आपके जो भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है, भारत सरकार का भारतीय पर्यटन मंत्रालय के नाम से जिसको आप जानते हो, भारतीय पर्यटन मंत्रालय, इस भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के इसी धुड़मारस गांव को, और साथ में एक और गांव जिसका नाम है चित्रकोट। क्या नाम है? चित्रकोट। तो इस छत्तीसगढ़ के दो गांव, कौन कौन से गांव हैं इस छत्तीसगढ़ के? इस छत्तीसगढ़ के दो गांव, जिनमें से एक गांव तो हो गया कौन सा? आपके धुड़मारस, और इसके साथ में दूसरा गांव और है जिसका नाम है क्या? चित्रकोट। तो इन दोनों गांवों को साथियों कौन सा पुरस्कार दिया है भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने? कब? 27 सितंबर को ही। 27 सितंबर को ही भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में इस दिन छत्तीसगढ़ के इन दोनों गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान ऑलरेडी कर चुका है।
और ये आपके राजस्थान का जो देवमाली गांव है उसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्राप्त हुआ था सामुदायिक श्रेणी के अंदर। अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। उत्तराखंड के 4 गांवों को जो है पर्यटन पुरस्कार मिला था 3 अलग अलग श्रेणियों में। राजस्थान के मात्र एक गांव को मिला था देवमाली, जिसका नाम है ब्यावर जिले के अंदर आता है, अभी वो देव जी के लिए प्रसिद्ध है। उस गांव को सामुदायिक श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया था। और उसी समय 27 सितंबर को ही भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने धुड़ मारस और चित्रकोट, इन दोनों गांवों को, जो कि कहां के छत्तीसगढ़ के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यही जो धुड़मारस गांव है आपका छत्तीसगढ़ का, इसको डब्ल्यूटीओ ने, ये डब्ल्यूटीओ इंटरनेशनल संस्था है साथियों, ध्यान रखना है, जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इस संगठन ने टोटल 60 देशों का और उन 60 देशों के 20 गांव का चयन करा। उसमें से भारत के मात्र एक गांव का चयन हुआ है। वो गांव आपके छत्तीसगढ़ का है, जिसका नाम है धुड़मारस। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। धुड़मारस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। अच्छा, एक और जो चीज यहां पर आप लोगों के लिए ध्यान रखने की है साथियों, वो ध्यान रखने की क्या है कि ये जो धुड़मारस गांव है ना, इसके बारे में थोड़ी सी ये डिटेल पूछ सकता है। तो ये धुड़मारस गांव जो है कहां पर पड़ता है? ये धुड़मारस गांव साथियों आपके एक अभ्यारण्य है, जिस अभ्यारण्य का नाम क्या है? कांजेरी अभ्यारण्य। ये जो कांजेरी अभ्यारण्य है, जहां से ये कांजेरी नदी भी प्रवाहित होती है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर, उस कांजेरी अभ्यारण्य के अंदर ही आपका ये धुड़मारस गांव पड़ता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3, हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? नवंबर महीने में साथियों आपके 2 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिनमें एक आपका झारखंड था और दूसरा कौन सा था? दूसरा छत्तीसगढ़ था। तो यहां पर आप दूसरा आपका कौन था? महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। आपसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पॉलिटी नाम का एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, उस पॉलिटी सब्जेक्ट में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। और ये क्योंकि करंट में अभी चर्चा में भी रहा है बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट आपके महाराष्ट्र के अंदर तो इस प्रकार हुआ है साथियों की तीसरी बार जो है सेम ही सरकार बनी है, यानी कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 280, 288, 132 या फिर 235? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 288। टोटल सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की 288। उनमें से 235 सीटें किसने जीती है? बीजेपी सरकार का जो गठबंधन है, जिसका नाम है महायुति गठबंधन। किस नाम से है? महायुति गठबंधन नाम से है। इस महायुति गठबंधन ने, जो कि बीजेपी सरकार का है, टोटल 235 सीटें जीती है और ये सत्ता में आकर के इन्होंने सरकार बनाई है और ये तीसरी बार लगातार सत्ता में आए हैं। तीसरी बार लगातार जो है आपके बीजेपी, तीसरी बार लगातार बीजेपी यहां पर क्या बनती है? यहां पर अपना सीएम बनाती है। और यहां पर इनके जो सीएम बनते हैं साथियों, कौन बनते हैं? सीएम का नाम भी आपको ध्यान रखना है, देवेंद्र फडणवीस। क्या नाम है सीएम का? सीएम का नाम है आपके देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान में आपके सीएम बने हैं और लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन है महायुति गठबंधन, इसने यहाँ पे सरकार बना ली है। और बाकी केवल अकेली बीजेपी पार्टी की बात करें तो इसको 132 सीटें मिली है। बीजेपी को अकेली को खुद को कितनी सीटें मिली है? 132 सीट्स मिली है। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये कह रहा है हेमंत सोरेन ने किस राज्य के सीएम पद की शपथ ग्रहण करी है? हेमंत सोरेन, अभी मैंने आपको पहले बताया ये महाराष्ट्र में एक चुनाव हुए, दूसरे आपके कहां पर? झारखंड के अंदर चुनाव हुए। तो झारखंड के हाल ही में सीएम कौन बने हैं? झारखंड के सीएम बन गए हैं साथियों कौन? हेमंत सोरेन। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम बने हैं। और झारखंड के अंदर अगर विधानसभा सीटों की बात करें साथियों, तो इस झारखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि पिछले सवाल में पूछा था। तो विधानसभा की कुल सीटें हैं झारखंड के अंदर आपके 81। और इन 81 सीट्स में से साथियों, इन 81 सीट्स में से 56 सीट जो है वो अकेले किसको मिली है? इंडिया अलायंस को मिली है। किसको मिली है? इंडिया गठबंधन को मिली है। और इंडिया गठबंधन, पिछली बार भी इंडिया गठबंधन ही वहां पर जो है सरकार बनाई थी। इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है बेसिकली, जिसमें मेन लीड रोल कांग्रेस पार्टी निभाती है। और इन्हीं के सीएम बने आपके कौन? हेमंत सोरेन। तो ध्यान रखना है 81 जो है विधानसभा की सीटें कहां पर है? झारखंड में है। और बाकी 288 सीटें कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम बने आपके देवेंद्र फडणवीस और झारखंड के सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। तो ये दो चीजें आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, ये देश का कौन सा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है?
ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, ये देश का कौन सा अभ्यारण्य है, मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया। आपको पता है साल 1972 के अंदर जो है टाइगर रिजर्व के लिए एक लाया गया था अधिनियम, जिसके अंदर जो है आपकी एक अथॉरिटी बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एनटीसीए के नाम से आप जानते हो। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करती है, टाइगर्स को कंजर्व करने का काम करती है, उनको संरक्षित करने का काम करती है। वो विलुप्त होते जा रहे हैं इसलिए उनको बचाने का काम करती है। इस वजह से बहुत सारे जो अपने देश के अभ्यारण्य हैं उनको नाम दिया जाता है टाइगर रिजर्व का, यानी कि उन अभ्यारण्यों के अंदर आपके टाइगर जो है वो रिजर्व रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। तो आपके जो ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य है साथियों, एक जो कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। इस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में अधिसूचित कर लिया है, और ये अधिसूचित करने का काम कौन करता है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये करती है। और कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है ये, तो 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व आपके बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। आप कहोगे गुरुजी तो अभी वर्तमान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व बन गए हैं। वर्तमान में भारत में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टिल नाउ दिसंबर 2024 तक भारत में टोटल 58th टाइगर रिजर्व है साथियों। कितने हैं, 58th। तो 56वें नंबर का तो कौन सा है, आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है इसको टाइगर रिजर्व बनाया है। कौन से नंबर का, 56वें नंबर का। और 57वें नंबर में साथियों आपके मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश का एक जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये रातापानी टाइगर रिजर्व बना है 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व। 57th नंबर का टाइगर रिजर्व रातापानी है। और 58th नंबर का जो टाइगर रिजर्व है साथियों अब बनने जा रहा है, वो भी कहां पर बनेगा, मध्य प्रदेश के अंदर ही बनेगा। और इसका साथियों मैं आपको नाम बताऊं, जो आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश में यहां पर पाया जाता है आपके शिवपुर जिले के अंदर। कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है या माधव राष्ट्रीय अभ्यारण्य इसको कह लो। ये बनने जा रहा है भारत का 58th नंबर का टाइगर रिजर्व। कौन से नंबर, 58th नंबर का क्या बनेगा, टाइगर रिजर्व बनेगा। अच्छा, आप लोगों के सामने ये जो दो स्लाइड्स है, दोनों की दोनों स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये क्योंकि इसने गुरु घासीदास तमोर पिंगला की बात करी है, और ये कहां पर है आपके, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कौन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इसको बनाया गया है 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व। अच्छा, तो फिर आप ये भी तो दिमाग में आ सकता है, ये भी तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए। तो छत्तीसगढ़ में इसके समय साथियों टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए। एक टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आपका जो है अच्चन कुमार है, एक साथियों आपके इंद्रावती है, और एक आपके उद्दंती है, और अभी एक और बन गया कौन सा, गुरु घासीदास। ये गुरु घासीदास बना है 56th नंबर का। ठीक है, इस 56 के बाद में 57th नंबर का बनता है आपके रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसको हाल ही में दिसंबर महीने के अंदर ही आपके बनाया जाता है। ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसके बाद में 58th नंबर का बनने जा रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या बनेगा, ये माधव टाइगर रिजर्व बनेगा 58वें नंबर का। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश के अंदर बात करें साथियों, कुल टोटल कितने टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, आप देख पा रहे होंगे हाल ही में आपके एक तो रातापानी बना है, एक माधव बनने जा रहा है, एक आपके पन्ना टाइगर रिजर्व है, एक आपके कान्हा टाइगर रिजर्व है, एक पेंच टाइगर रिजर्व है, एक है आपके सामने साथियों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो 6ठे नंबर का ये हो गया संजय डोबरी टाइगर रिजर्व 7वें नंबर का, और 8वें नंबर का आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो टोटल 8 टाइगर रिजर्व तो कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और टोटल 4 टाइगर रिजर्व कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। अच्छा, राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। एक आपके केवलादेव के, एक तो है आपके रणथंबोर के अंदर, एक आपके सरिस्का है, एक मुकुंदरा हिल्स है, और इसके अलावा एक आपके धौलपुर करौली है जो कि हाल ही में लेटेस्ट के अंदर ही बना है, एक आपके मुकुंदरा हिल्स है। तो टोटल 5 टाइगर रिजर्व कहां पर है, आपके राजस्थान के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोगों के लिए एक टास्क छोड़ के जा रहा हूं, मैंने बोल के बता दिया, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करोगे राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। टोटल है कितने, 5 ये मैंने बता दिया। पांचों के नाम सर्च करके कौन कौन से जिले में है पांचों, ये चीजें उनके सामने मेंशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा देखो, हुरून परोपकारी सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा। साथियों ये जो सूची है हुरून परोपकारी सूची, ये हुरून के द्वारा जारी करने वाली सूची है, जो कि भारत के दानवीरों की सूची जारी करता है। यानी कि भारत में कौन जो है सबसे शीर्ष दान करता है, कौन सबसे ज्यादा दान करता है भारत के अंदर, उनकी सूची जारी करने वाला है। तो एक आपके मुकेश अंबानी, बजाज परिवार, शिव नादर, या फिर कुमार मंगलम बिड़ला। तो इनमें से जो है सबसे ज्यादा दान किसने कराया साल 2024 में, ये कराया साथियों शिव नादर ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके राइट आंसर होगा। हुरून परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पर कौन रहा है, आपके शिव नादर रहे। मुकेश अंबानी का कौन सा नंबर है इस लिस्ट में, दूसरा नंबर पर मुकेश अंबानी रहे। बजाज परिवार जो है साथियों ये तीसरे नंबर पर रहे हैं, और चौथे नंबर पर आपके कुमार मंगलम बिड़ला रहे हैं। आप कहोगे साहब इसके अंदर हमको अडानी तो कहीं पर दिखाई नहीं, तो अडानी इसमें 5वें नंबर पर रहा है साथियों।
5वें नंबर पर कौन है इसके अंदर? अडानी। यानी कि ये कौन है? ये भारत के दानवीरों की सूची जारी करता है। ये जो हुरून परोपकारी सूची है ये भारत के दानवीरों की सूची है, स्पेशली केवल भारत के दानवीर, भारत के दानवीरों की सूची। दानवीरों से मतलब समझ गए ना आप? दानवीरों की सूची जो सबसे ज्यादा दान करते हैं। और ये जो आपके शिव नादर है साथियों, इन्होंने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक दान करा है। कौन से क्षेत्र में? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सर्वाधिक दान करा है, डोनेशन करा है, इस वजह से ये क्या रहे? फर्स्ट नंबर पर रहे हुरून परोपकारी सूची के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 7वां, सुप्रीम कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? सुप्रीम कोर्ट आपका जो कि नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखा है? जवाहरलाल नेहरू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया यूनिवर्सिटी या फिर बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय? तो देखो साथियों, इसमें से जवाहरलाल नेहरू तो आपकी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है, ये तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है नहीं। बाकी आपकी अलीगढ़, जामिया और बरकतुल्ला खान, ये अल्पसंख्यक का मतलब समझते हो ना आप? जो संख्या में कम है, ऐसी कम्युनिटी जो कि संख्या में कम है उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है, और ऐसी कम्युनिटी जो भाषा के आधार पर कम होती है उनको अल्प भाषाई बोला जाता है। तो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल रखा था साथियों आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जो कि कहां पर है? आपके यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हाथ धो के पीछे पड़े हैं सारी चीजों का नाम और दर्जा बदलने के लिए। तो आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये भी इसी चीज से जूझ रहा था कि इसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ था, कि ये विश्वविद्यालय अल्पसंख्यकों का विश्वविद्यालय है और अल्पसंख्यक का दर्जा इसको प्राप्त था। इस दर्जे के ऊपर ये कशमकश अपनी जो है लड़ाई लड़ रहा था। और सुप्रीम कोर्ट की साथियों 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी इसके ऊपर। कितने जजों की? 7 जजों की बेंच बैठी हुई थी। इस 7 जजों की बेंच ने 4:3 में जो है वोटिंग करते हुए, यानी कि 4 जजों ने ये बात बोली है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है आपके यूपी का, इसको अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। और इसके पीछे एक बात निकल करके आई साथियों आपके संविधान का आर्टिकल नंबर 30, संविधान का अनुच्छेद नंबर 30। इस अनुच्छेद नंबर 30 में क्या बात लिखी हुई है? इस अनुच्छेद नंबर 30 में यह बात लिखी हुई है साथियों कि भारत में रहने वाला मतलब जो इंसान है, जो नागरिक है, वो नागरिक जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो कम्युनिटी अल्प भाषाई यानी कि भाषा के और धर्म के आधार पर, अगर वो संख्या में कम है, किसके आधार पर? भाषा और धर्म के आधार पर। दो चीजें हैं, भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर अगर वो संख्या में कम है तो उनको इस चीज का अधिकार प्राप्त है कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप कर सकते हैं और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन भी कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल सकते हैं, उसका प्रशासन भी संभाल सकते हैं, उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो जो आपके भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे, कौन? भाषा और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे, उनको साथियों संविधान के अंदर इस चीज का दर्जा प्राप्त है कि ये अल्पसंख्यक जो लोग हैं ये अपने लिए क्या कर सकते हैं? ये एक शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, शिक्षा संस्थान विकसित कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो इनको ये दर्जा प्राप्त है। दर्जा इनको ये इसलिए प्रदान किया गया ताकि संख्या के आधार पर जो कम लोग हैं उनको भी समानता मिले, उनको भी इक्वालिटी मिले, वो भी बराबर तरीके से आगे बढ़ पाए, यानी कि विकास के अंदर हर एक चीज में भागीदार बन पाए। तो समानता का ध्यान रखते हुए आर्टिकल 30 के अंदर इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि धर्म और भाषा के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक होंगे अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 30 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में साथियों चर्चा में भी रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किसका दर्जा प्राप्त है? अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। आगे देखो प्रश्न संख्या 8, गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है? आपके जो होम मिनिस्ट्री है साथियों, इस होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक सुरक्षा बल, पहली बात तो सुरक्षा बल कौन सा? CISF। CISF का नाम है साथियों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इस सुरक्षा बल को एक ऐसे बटालियन गठित करने का अधिकार प्रदान कर दिया, मंजूरी दे दी है जिस बटालियन में सारी की सारी महिलाएं होगी। यानी कि वर्तमान में आपकी जो CISF है साथियों, इस CISF में 12 बटालियन है। कितनी बटालियन है? 12 बटालियन है। और ये 12 की 12 बटालियन किनकी है? पुरुषों की है। इन 12 बटालियन में से एक भी बटालियन महिलाओं के लिए नहीं है। तो अभी जो है इस CISF को साथियों मंजूरी मिली है जिसमें ये एक महिला बटालियन का गठन करेगा। किसका? महिला बटालियन का गठन करेगा। और इस महिला बटालियन के अंदर टोटल कितनी महिलाएं होगी? लगभग 1025 महिलाएं होंगी।
1025 महिला जवानों को जो है 1025 महिला जवानों की इसके अंदर भर्ती की जाएगी और 1025 महिला जवानों को मिलाकर के इस बटालियन का निर्माण किया जाएगा। और बेसिकली जैसा नाम से आप देख पा रहे हो, औद्योगिक सुरक्षा बल है ये, है ना, यानी कि ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। ये फोर्स कहां पर काम करेगी? ये अपने भारत देश के अंदर जहां पर भी आपके मेट्रो स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से या एयरपोर्ट है या जो भी औद्योगिक क्षेत्र की चीजें हैं उन चीजों के अंदर सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करेगी। या फिर मान लो कि जो आपके कमांडो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी महिलाओं को प्रदान करने के लिए भी इनका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। टोटल 1025 महिलाओं का इसके अंदर भर्ती की जाएगी और ये एकमात्र महिला बटालियन है सीआईएसएफ के अंदर। उसके अलावा टोटल 12 बटालियन जो है वो पुरुषों की है। ये आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है और एक आपकी एयरफोर्स होती है, जानते हो आप, वायुसेना। ये सारी की सारी अलग अलग फोर्स होती है। बेसिकली आपके केवल बॉर्डर पर काम करने का काम करती है, बॉर्डर की सिक्योरिटी का। और ये जो आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है ये रिजर्व के अंदर रहती है, जब भी इनकी जरूरत पड़ती है युद्ध के अंदर बाद में इनको काम में लिया जाता है। एयरफोर्स आप जानते ही हो, वायुसेना, जिसके अंदर आपके MiG-21 विमान वगैरह उड़ाए जाते हैं। चलो प्रश्न संख्या 9 देखो, किस शहर में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी शहर के सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन संस्थान में स्थापित की गई? यानी कि कौन सा शहर है इन चारों में से, पटना, जयपुर, अजमेर, बेंगलुरु में से, जिसके अंदर मतलब भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी? कौन सी घड़ी? डिजिटल जनसंख्या घड़ी। आप कहोगे सर ये कौन सी नई आफत है? जनसंख्या घड़ी का मतलब घड़ी तो क्या करती है? टाइम बताती है, और ये होगी जनसंख्या घड़ी, और जनसंख्या में भी डिजिटल जनसंख्या घड़ी। तो ये घड़ी काम क्या करेगी? बेसिकली ये डिजिटल जनसंख्या घड़ी आपको लाइव अपडेट देगी जनसंख्या का। हर 1 मिनट और मतलब 1 घंटे और 10 मिनट के अंदर ये अपडेट देगी उस राज्य की जनसंख्या का कि उस राज्य में जनसंख्या कितनी बढ़ोतरी हो रही है, मरने वाले लोगों की संख्या और नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या। क्योंकि आजकल सारा का सारा डाटा ऑनलाइन चढ़ जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर कोई बच्चा नया जन्म ले रहा है या किसी की डेथ हो रही तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, उसके आधार पर जो इनके पास डाटा रहेगा उस डाटा को लाइव अपडेट किया जाएगा। हर 1 घंटे और 10 मिनट के टाइम में तो उस राज्य की जनसंख्या बताई जाएगी और हर 12 सेकंड के अंतराल में पूरे के पूरे भारत की जनसंख्या भी उसके अंदर अपडेट की जाएगी। तो ये जो डिजिटल जनसंख्या घड़ी है साथियों, इसको शहर का एक संस्थान है, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन संस्थान। ये हर सिटी के अंदर काम करता है। सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज इंस्टीट्यूट, इसको आप बोल सकते हो साथियों, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर, इसको ISEC के नाम से भी जान सकते हो, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो ये जो इंस्टीट्यूट होता है ये हर शहर के अंदर होता है। इस इंस्टीट्यूट में शामिल कर लिया गया है डिजिटल जनसंख्या घड़ी को। तो कौन से शहर में किया है इनमें से? पटना, जयपुर, अजमेर या फिर बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बेंगलुरु को। यानी कि बेंगलुरु वो पहला शहर बन गया है जिसके अंदर पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी को स्थापित किया जा रहा है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन संस्थान के अंदर। प्रश्न संख्या 10 देखो, राष्ट्रपति ने किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति आपकी जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है साथियों, इन्होंने हाल ही में देखो, डेगाना आपके नागौर में है, सिलवासा, रूपनगढ़ और कानपुर। कानपुर कहां पर है? यूपी में है। रूपनगढ़ आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर आता है और डेगाना कहां पर आता है? नागौर के अंदर। और सिलवासा कहां पर आता है साथियों? यह है आपके दादर नगर हवेली का नाम आपने सुना होगा, दादर नगर हवेली व दमन एवं दीव। ये पूरा का पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश है आपके दमन एवं दीव। दादर नगर हवेली, पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अभी इनको एक ही कर दिया है, दादर नगर हवेली व दमन दीव, ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रदेश में एक जगह है साथियों सिलवासा। इस सिलवासा जगह पर क्या किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। एज इट इज सवाल आपसे पूछेगा, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है दादर नगर हवेली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जगह का क्या नाम है? सिलवासा। तो ये सिलवासा नाम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 11, केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है? ये देखो, नाम बदलने का सिलसिला जो है वर्तमान में चल ही रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी साथियों राजधानी के पोर्ट ब्लेयर थी, उसका नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया था। अच्छा, क्या नाम करा था अंडमान निकोबार की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर से बदल करके? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताओगे मुझे। केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय ने जो आपके सराय काले खां चौक है इसका नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नाम बदलकर रख दिया साथियों बिरसा मुंडा। अच्छा, ये बिरसा मुंडा कौन थे? देखो, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी, इनको सभी जानते हो आप, भारत के प्रधानमंत्री। अरुण जेटली जी को भी आप जानते हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी आप जानते हो जो स्वतंत्रता सेनानी थी। इनकी तरह साथियों आपके जो बिरसा मुंडा है ये भी आदिवासी समुदाय के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे। और इन बिरसा मुंडा जी का हाल ही में जन्मदिन आया था साथियों, कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है।
ये भी ध्यान रखना आपको, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। और बिरसा मुंडा कौन है? ये आपके जो आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी समुदाय को स्वतंत्रता, मतलब ब्रिटिश काल के अंदर ही आदिवासी समुदायों के लिए एक तरीके से वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे काम करते थे, बिरसा मुंडा। तो उनके नाम पर आपके सराय काले खां चौक का नाम बदल करके बिरसा मुंडा कर दिया है। ये बिरसा मुंडा की आप फोटो देख पा रहे होंगे, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी? 15 नवंबर को मनाई गई थी, ये ध्यान रखनी है बात आपको। और ये जो बिरसा मुंडा साथियों, ये कौन है? आइकॉनिक ट्राइबल लीडर, यानी कि ये आदिवासी जो लीडर है, नेता है, हु लीड एन अनप्राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर था उनके अगेंस्ट में एक अनप्राइजिंग अगेंस्ट करा था, एक आंदोलन करा था। इस वजह से ये आदिवासियों के भगवान भी कहलाते हैं बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 12, भारत का सबसे उन्नत संचार उपग्रह जिसका नाम है GSAT-N2 किस रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? साथियों, लगभग 14 साल के टाइम पीरियड के लिए, 14 साल के जीवन काल के साथ में GSAT-N2 जो है इसको हाल ही में अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब आपको पता है जो भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है वो किसी ना किसी रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो रॉकेट का नाम आपके सामने एक तो PSLV C60 है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C60, या फिर जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल GSLV C60, या फिर फाल्कन 9, या फिर जो है आपके GSCT C60। किसके द्वारा जो है आपके GSAT-N2 को भेजा गया है? कहां पर? अंतरिक्ष के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो रॉकेट है साथियों, ये अमेरिका की एक कंपनी है। कहां की? यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है? स्पेस एक्स। और ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये आपके एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की एक अंतरिक्ष कंपनी है जो कि क्या करती है, इस कंपनी का एक रॉकेट है फाल्कन 9। इस फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा साथियों आपके जो भारत का उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-N2, इस उपग्रह को अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कब स्थापना होती है इसरो की? इसरो की स्थापना आपको ध्यान रखनी है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। यह आपसे पूछ रहा है कि इस इसरो के द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू किया गया है? देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है क्या काम करेगा प्यारे साथी? यह आपको ध्यान रखना है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन आपके जो दो ग्रह होते हैं, दो जो प्लैनेट्स होते हैं, उन प्लैनेट्स के बीच में जीवन खोजने के लिए काम करेगा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा। तो ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किससे संबंधित है? पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, ये जो आपके अंतर्ग्रही जगह है, कौन सी? अंतर्ग्रही जगह या अंतर्ग्रही स्थान में क्या करेगा? जीवन खोजने के लिए रिसर्च करेगा। अंतर्ग्रही स्थान में जीवन खोजने के लिए रिसर्च करेगा, जीवन खोजने हेतु कि वहां पर जीवन पॉसिबल हो सकता है क्या, क्या करेगा? इसके ऊपर अनुसंधान करेगा। तो ये वाला मिशन आपके एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? बेंगलुरु, लेह लद्दाख, कानपुर या फिर उदयपुर? तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह लद्दाख के अंदर। और ये देश का पहला एनालॉग मिशन है साथियों, देश का पहला एनालॉग मिशन, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने शुरू करा है? इसरो ने शुरू करा है। एग्जामिनर आपके साथ गेम खेलना चाहेगा, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है, देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन या फिर जो ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है इसका शुभारंभ किसने करा है? डीआरडीओ ने करा है, स्पेस एक्स ने करा है, या फिर आपके जो विक्रम साराभाई सेंटर ने करा है, या इसरो ने करा है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसरो है जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस इसरो की एक साथियों एक ब्रांच होती है एंट्रिक्स, जो कि इसकी कौन सी वित्तीय शाखा होती है। वो एंट्रिक्स क्या करती है? इसके जितने भी मतलब काम होते हैं ना पैसों से संबंधित, वो काम संभालने का काम करती है। तो लेह लद्दाख में आपके एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 14, इसरो के शुक्रयान मिशन को कब लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? इसरो साथियों शुक्र के लिए, शुक्र जो प्लेनेट है आपका, बुध शुक्र पृथ्वी, यानी कि सूर्य से दूसरे नंबर पर जो शुक्र प्लेनेट है, इस शुक्र प्लेनेट के ऊपर इसकी कक्षा का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है शुक्रयान। कब भेजेगा? इसको भेजा जाना प्रस्तावित है साल 2028 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय नौसेना ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण नवंबर 2024 में किया है? कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भारतीय नौसेना ने परीक्षण किया है? आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वायुसेना के पास भी होती है, थल सेना के पास भी होती है और नौसेना के पास भी होती है। नौसेना के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल कहां रहेगी? या तो इनके पास जो युद्धपोत होता है जहाज, उसके अंदर रहेगी, या फिर इनकी जो सबमरीन होती है, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जो होती है नौसेना के पास, उसमें रहेगी बैलिस्टिक मिसाइल। तो हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करा है, वो कौन सी है? K-15 है, K-4 है, K-6 है या K-2 है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों K-14।
K4 क्या नाम है? K4। इसको किलर 4 के नाम से भी जाना जाता है। ये किलर 4 जो मिसाइल है, इस मिसाइल की एक खास बात है साथियों कि ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम के पकड़ में नहीं आती है। वो सिस्टम जो इसको ट्रैक करने का काम करता है, मतलब कि ये मिसाइल डिफिकल्ट टू बी ट्रैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वेपन, यानी कि ऐसे जो वेपन होते हैं जो मिसाइल को क्रैक कर सकते हैं, उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके पकड़ में ही नहीं आएगी, उनके ट्रैकिंग में ही नहीं आएगी। तो बहुत शानदार मिसाइल है और ये अपने आप में दूसरी मिसाइल है साथियों। कौन सी दूसरी मिसाइल है? ये आपके जो सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल SMBL के नाम से भी देखो सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है इसको, SLBM के नाम से इसको जाना जाएगा। SLBM नाम की ये दूसरी मिसाइल है। क्यों? क्योंकि ये जो है सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, और ये दूसरी मिसाइल है K4। तो सब SLBM की तो कौन सी मिसाइल हो गई? ये SLBM का दूसरा पार्ट हो गया। और पहला पार्ट कहां था इसका? पहला पार्ट था साथियों K15 के नाम से। ये K15 जो है आपके एक हुआ करती थी पनडुब्बी, जिसका नाम हुआ करता था INS अरिहंत। क्या? INS अरिहंत। उस INS अरिहंत के अंदर स्टेब्लिश किया गया था K15 को। इस K15 का और दूसरा नाम भी था सागरिका। क्या नाम था? सागरिका। तो ये जो सागरिका है, इस सागरिका को, सागरिका भी क्या थी? ये भी साथियों आपके जो है सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल थी। सबमरीन बैलिस्टिक का मिसाइल का मतलब समझते हो ना? पनडुब्बी के अंदर डाली हुई बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि चलती हुई पनडुब्बी में से ही छोड़ी जा सकती है। तो ये अपने आप में पहले तरह की तो मिसाइल थी आपके सागरिका, जिसका नाम K15 था, जो कि INS अरिहंत के अंदर थी। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल कोई SLBM की जो दूसरी मिसाइल है, इसको भी इन्वॉल्व कर लिया अपने अंदर, जिसका नाम है K4 या फिर किलर 4। नेक्स्ट देखो, डीआरडीओ ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? डीआरडीओ, इसका मतलब जानते हो आप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली के अंदर है। 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1958 को, ध्यान रखना है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कहां पर किया है? ओडिशा, बेंगलुरु, बाड़मेर या फिर झांसी? तो ध्यान रखना, ओडिशा का जो व्हीलर द्वीप है, जिसका वर्तमान में नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहां पर इन्होंने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सी मिसाइल का? हाइपरसोनिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण करा है किसने? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो 17 नंबर, डीआरडीओ ने कौन से रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण नवंबर 2024 में किया है? 4 नाम है आपके सामने, एक शक्ति है, एक दुर्गा है, एक पिनाका है और एक त्रिशूल है। इन चारों में से कौन सा आपके रॉकेट लॉन्चर है जिसका परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने करा है? ये आपसे पूछा है, और वो भी कौन से महीने में करा है? नवंबर महीने में करा है। आप कहोगे सर रॉकेट लॉन्चर होता क्या है? रॉकेट लॉन्चर आप फोटो में देख पा रहे होंगे, एक चलता फिरता लॉन्चर होता है। एक तो होता है कि रॉकेट को किसी एक जगह से ही लॉन्च किया जाता है, और ये आपके चलता फिरता लॉन्चर होगा, जिसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स, बहुत सारे रॉकेट एक साथ ही यहां से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस रॉकेट लॉन्चर का क्या नाम है साथियों? इसका नाम है पिनाका। पिनाका नाम से है ये रॉकेट लॉन्चर। पिनाका बेसिकली भगवान शिव के धनुष का नाम हुआ करता था। धनुष जानते हो ना, जिसको हाथ में पकड़ते हैं, उसमें तीर लगाते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। तो वो क्या काम करता है? धनुष काम करता है तीर को लॉन्च करने का, उसको छोड़ने का। उससे आपको ध्यान रखना है, ये पिनाका जो है क्या है? ये लॉन्चर है। क्या लॉन्चर है? रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा, इसके अलावा एक आपके सामने शक्ति है, एक दुर्गा है और एक त्रिशूल है। त्रिशूल को तो आप जानते ही हो, त्रिशूल आपकी एक मिसाइल है साथियों। त्रिशूल भी मिसाइल है और शक्ति है, ये भी एक मिसाइल ही है, शक्ति। ठीक है, लेकिन ये जो दुर्गा है साथियों, ये क्या है? दुर्गा एक तरीके से साथियों आप लोगों के लिए लेजर वेपन है, लैंड, एयर एंड सी, यानी कि थल के लिए, नभ के लिए और आपके जल के लिए, तीनों के लिए दुर्गा क्या है? दुर्गा है आपके लेजर वेपन, लेजर हथियार कह सकते हो आप इसको। लेजर हथियार का मतलब समझते हो? यहां पर देखो, आपको एक छोटी सी फोटो दिख रही होगी। यहां पर तो चलो फोटो है नहीं आपके सामने, फोटो लगाने वाला था मैं लेकिन लगाया नहीं। लेजर हथियार क्या होता है? इसी तरीके का एक ट्रक होता है, जिसके ऊपर यहाँ पर ऊपर एक निकली हुई होती है, उसके अंदर यहाँ लेजर लगा हुआ होता है। अब वो हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज के ऊपर यहाँ से लेजर फेंकेगा और वो वाली चीज वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक लेजर वेपन है कौन? दुर्गा। दुर्गा के बारे में भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान पर है? प्रश्न संख्या 18 है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जो है साथियों, इसके अनुसार इसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें मांस में कौन सा स्थान है, अंडे में कौन सा स्थान है, दूध में कौन सा स्थान है, ये चीजें जारी करी है। तो इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड स्तर पर भारत की जो है दूध उत्पादन में कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की वर्ल्ड लेवल पर पहली रैंकिंग है साथियों। विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत की कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। और दूध उत्पादन में अगर बात करें साथियों, तो भारत के अंदर राज्यों में कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है।
यूपी जो है ये पहले नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में, और अपना प्यारा राजस्थान कौन से नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है। और आपका जो मध्य प्रदेश है एमपी, ये थर्ड नंबर पर है, और फोर्थ नंबर पर है आपका कौन, गुजरात। तो ये चारों ही आपको ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन के अंदर राज्यों की रैंकिंग तो ये है, यूपी सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, राजस्थान भारत में दुग्ध उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, और भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन से नंबर पर है, तो पहले नंबर पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, इसी का सवाल है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार 2023-24 में शीर्ष अंडा उत्पादन पहला राज्य कौन सा है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस अंडा उत्पादन के अंदर, किसमें, अंडा उत्पादन के अंदर वर्ल्ड में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो वर्ल्ड में भारत की इसमें सेकंड रैंक के साथियों। भारत की तो कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक है। जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत की वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग है, फर्स्ट रैंकिंग है। और भारत के अंदर राज्यों की बात करें तो यूपी की फर्स्ट रैंकिंग है दुग्ध उत्पादन में, लेकिन अंडा उत्पादन में वर्ल्ड में भारत की रैंक है सेकंड। और अगर इसमें राज्यों की बात करें तो राज्यों में साथियों पहले नंबर पर कौन आएगा आपके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें साथियों आपके फर्स्ट नंबर पर होगा आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यानी कि अंडा उत्पादन में फर्स्ट रैंकिंग है आपकी किसकी, आंध्र प्रदेश की, सेकंड रैंकिंग है आपके तमिलनाडु की, थर्ड रैंकिंग है तेलंगाना की, और फोर्थ रैंकिंग है वेस्ट बंगाल की, किसमें, अंडा उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी का ही प्रश्न है आपके, ये पूछ रहा है शीर्ष मांस उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो मांस उत्पादन के अंदर जो है साथियों आपके इन राज्यों में से कौन से राज्य की प्रथम रैंकिंग है। पहले तो अपन बात करें साथियों की मांस उत्पादन में जो है फर्स्ट नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, इसने शीर्ष स्थान का ही पूछा है, तो मांस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपका यूपी है, थर्ड नंबर पर वही आपका महाराष्ट्र है, और फोर्थ नंबर पर तेलंगाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें शीर्ष ऊन उत्पादन वाले राज्य की बात कर रहा है साथियों। तो ऊन उत्पादन के अंदर पहले नंबर पर आता है आपका प्यारा राजस्थान। राजस्थान की रैंकिंग है ऊन उत्पादन में फर्स्ट, सेकंड रैंकिंग है आपके जम्मू कश्मीर की, और थर्ड रैंकिंग है कहां की, गुजरात की। ये तीनों की तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को कब मंजूरी प्रदान की गई। पहली बात तो ये कि ये जो प्राकृतिक खेती मिशन है साथियों, इस खेती मिशन का उद्देश्य क्या है। ये प्राकृतिक खेती मिशन बेसिकली जो है आपके नेचुरल खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए, और खेती के अंदर और नया एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए, इनोवेशन चीज़ों को ऐड करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। इसको मंजूरी प्रदान की जाती है 25 नवंबर 2024 को। प्रश्न संख्या 23 देखो, अटल इनोवेशन मिशन 2.0 हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, ये अटल इनोवेशन मिशन पहले भी चल रहा था साथियों, और अभी साथ ही में 2.0 मिशन है, इसकी शुरुआत की गई है। पहली बात तो इसकी शुरुआत कब होती है, वही बात है 25 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की जाती है वापस से। और साथियों इसके लिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये पूछ रहा है कि कितना बजट आवंटित किया गया है, तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए 2750 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। और ये कब तक काम करेगा इनोवेशन मिशन, तो ये साथियों आपके काम करेगा मार्च 2028 तक। ये भी आपको डेट ध्यान रखनी है, मार्च 2028 तक जो है ये अटल इनोवेशन मिशन क्या रहेगा, लागू रहेगा, या मार्च 2028 तक जो है इसको मंजूरी मिली है। और ये अटल इनोवेशन मिशन क्या काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं साथियों। ये अटल इनोवेशन मिशन बेसिकली मतलब इसके तहत टोटल 60 आपके केंद्र लोकल लैंग्वेज के अंदर खोले जाएंगे, यानी कि ऐसे सेंटर खोले जाएंगे भारत सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर, जो कि इनोवेशन से संबंधित जो है मतलब नवाचार से संबंधित, और एक तरीके से आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है जिसको आप बोल सकते हो उद्यमशीलता, उससे संबंधित लोगों को ज्ञान दिया जाएगा, लोगों को उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल्ड किया जाएगा लोगों को उसके लिए। तो टोटल 60 केंद्र खोले जाएंगे, इसके कितने 60 केंद्र खोले जाएंगे, और ये 60 केंद्र ऐसे खोले जाएंगे जो कि लोकल भाषा के अंदर, स्थानीय भाषा के अंदर, लोकल लैंग्वेज के अंदर उन लोगों को क्या सिखाएंगे, उन लोगों को एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, और दूसरा आपके इनोवेशन के बारे में, नवाचार के बारे में और उद्यमशीलता के बारे में ज्ञान देंगे। तो ये अटल इनोवेशन मिशन है जिसकी शुरुआत होती है वापस से 25 नवंबर 2024 को। 2750 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखियो, क्वेश्चन संख्या 24, केंद्र सरकार ने किस राज्य में तातो वन जल विद्युत परियोजना व हियो नामक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। हाल ही में साथियों आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल कैबिनेट ने दो परियोजनाओं को, दोनों की दोनों परियोजनाएं किससे संबंधित है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का मतलब ये जल विद्युत परियोजनाएं है, जल से विद्युत बनाने वाली परियोजनाएं हैं, जिनमें पहला नाम है आपके तातो वन जल विद्युत परियोजना, दूसरी परियोजना है साथियों आपके हियो जल विद्युत परियोजना। ये दोनों की दोनों परियोजनाएं जो है कौन से राज्य के अंदर है, तो ये दोनों की दोनों आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है।
चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 4 नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन नहीं किया है? सवाल को थोड़ा सा घुमाकर आपके लिए पूछ लिया है कि हाल ही में भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्री है साथियों, कौन है वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण जी है। इन वित्त मंत्री ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, अपनी 4 ब्रांचेज खोल ली है। और वो 4 ब्रांचेज कहाँ कहाँ पर खोली है? एक खोली है साथियों आपके बेंगलोर में, एक चेन्नई में है, एक जयपुर में है और एक विशाखापट्टनम में। इसने पूछा है कि 4 नारी शाखाओं का उद्घाटन नहीं किया है, तो बेंगलुरु का तो किया ही है, चेन्नई के अंदर भी किया है, जयपुर के अंदर भी किया है, लेकिन अहमदाबाद के अंदर नहीं किया है। तो नहीं किया है पूछा, तो अहमदाबाद में नहीं किया है। अहमदाबाद की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा विशाखापट्टनम। तो इन चारों जगहों का नाम आपको ध्यान रखना, ये चारों की चारों जगहें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बेंगलुरु है, एक चेन्नई है, एक जयपुर है और एक आपके विशाखापट्टनम है। अब एग्जामिनर आपसे सवाल यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है कि केंद्रीय मंत्री जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने यूनियन बैंक की 4 नारी शाखाओं का उद्घाटन कहाँ कहाँ पर किया है? तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं ऐसे, जिसमें एक नहीं होगा। तो ध्यान रखना, एक बेंगलुरु है, एक चेन्नई है, एक जयपुर है और एक विशाखापट्टनम है। प्रश्न संख्या 26 देखो दोस्तों, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय द्वारा कौन सी पशुधन गणना शुरू की गई है? पशुओं की गणना शुरू की गई साथियों, 21वें नंबर की पशुधन गणना की शुरुआत हो चुकी है। 66वें कालिदास सम्मान समारोह 2024 में शास्त्रीय गायन के लिए वर्ष 2023 का कालिदास सम्मान किसे मिला है? देखो, कालिदास सम्मान समारोह जो है साथियों, ये 66 नंबर का है। ये जो है आपके अटल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? अगर आपसे ये पूछ ले कि कालिदास सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया, आयोजन आपको ध्यान रखना है कहां पर किया गया? उज्जैन के अंदर। आयोजन इसका किया गया था साथियों उज्जैन के अंदर। उज्जैन कहां पर है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ आप। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि शास्त्रीय गायन के लिए जो है कालिदास सम्मान किसको मिला है? ये कालिदास सम्मान बेसिकली शास्त्रीय गायन के लिए भी मिलता है, शास्त्रीय नृत्य के लिए भी मिलता है, कला और शिल्प के लिए भी मिलता है और साथ में नाट्य के लिए भी मिलता है। तो अरविंद पारिक को जो है साथियों पुरस्कार मिला है शास्त्रीय गायन के लिए। 3 नाम और आपके सामने है, एक है गुरु कलावती देवी, इनको मिला है साथियों शास्त्रीय नृत्य के लिए। किसके लिए मिला है? शास्त्रीय नृत्य के लिए। और अगले है आपके रघुपति भट्ट, इन रघुपति भट्ट को मिला है साथियों कला एवं शिल्प के लिए। कला एवं शिल्प हेतु पुरस्कार किसको मिला है? रघुपति भट्ट को मिला है। अगले है आपके रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, इन रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता को साथियों ये पुरस्कार मिला है किसके लिए? इनको ये पुरस्कार दिया गया साथियों नाट्य के लिए, यानी कि जो आपके नाट्य किया जाता है, नाटक किए जाते हैं, उन नाट्य के लिए पुरस्कार किसको मिला है? ये नाट्य वाला पुरस्कार मिला है आपके जो आपके रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है कि अरविंद पारिक है, इनका संबंध कहाँ से है? ये आपके मुंबई से संबंध, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। और आपके गुरु कलावती देवी है जिनको नृत्य का कालिदास सम्मान मिला है, ये मणिपुर से बिलोंग करती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, कहां से बिलोंग करती है? मणिपुर से, क्योंकि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इनका संबंध कहां से है। एक आपके रघुपति भट्ट है साथियों, इन रघुपति भट्ट का संबंध है मैसूर से। कहां से? मैसूर से। और मैसूर कहां पर है आपका? कर्नाटक के अंदर है। और जो आपके नाट्य में जीता है साथियों रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, ये है कोलकाता से। इनका संबंध कहां से है? कोलकाता से संबंध है इनका। तो ये चारों के चारों नाम और इनका संबंध कहां से है? कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सी कैटेगरी में? तो अरविंद पारिक है आपकी गायन की कैटेगरी में, कालिदास देवी को नृत्य के लिए, रघुपति भट्ट को कला एवं शिल्प के लिए और रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता को नाट्य के लिए। इन चारों को ही कालिदास सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है। कौन से नंबर का सम्मान समारोह था ये? 66 नंबर का सम्मान समारोह था। उज्जैन में इसका आयोजन हुआ था। 28वें नंबर का देखो, वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साथियों जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है यूपी के साथियों एक मतलब हुआ करते थे यूपी के अंदर, मतलब एक तरीके से अर्थशास्त्री थे रोहिणी नैयर। कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे और यूपी के अंदर ये एक आईएएस हुआ करते थे। वर्तमान में ये नहीं है। तो इनकी याद में यूपी में ही आपके रोहिणी फाउंडेशन है, इस रोहिणी फाउंडेशन के द्वारा 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? रोहिणी नैयर पुरस्कार। किसकी याद में? नैयर जी की याद में, रोहिणी नैयर जी की याद में, जो कि खुद कौन थे? जो कि खुद एक अर्थशास्त्री थे। रोहिणी नैयर कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। अच्छा, अर्थशास्त्री के साथ में और कौन थे? और ये आपके यूपी के अंदर पूर्व आईएएस भी थे साथियों।
ठीक है। अब इन्हीं की याद में जो आपका नैयर फाउंडेशन है यूपी के अंदर, उसी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस बार प्रदान किया गया आपके अनिल प्रधान को। इसको अनिल प्रधान को। अच्छा, ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है? दिया तो साथियों इसीलिए दिया जाता है, 40 वर्ष से कम उम्र के जो होते हैं उनको ही दिया जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, 40 वर्ष से कम उम्र वालों को, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछता है। और क्या दिया जाता है इसमें? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो प्रशस्ति पत्र से और 10 लाख रुपए की राशि के लिए सम्मानित किया जाता है। आपके जो अनिल प्रधान है, इनको क्यों दिया गया है? इन अनिल प्रधान ने साथियों जो बैकवर्ड इलाके के बच्चे होते हैं, जो बच्चे आपकी नवीनतम एजुकेशन प्रणाली से वंचित है, उन वंचित बच्चों को नवीनतम एजुकेशन प्रदान करिए। और उसके साथ में एक कॉन्सेप्ट चलता है साथियों स्टेम का, इस स्टेम के कॉन्सेप्ट से उनको रूबरू करवाया, स्टेम के लिए रिसर्च करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। स्टेम का मतलब है साथियों साइंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एक हो जाएगा आपके एस का मतलब साइंस हो जाएगा, टी का मतलब टेक्नोलॉजी हो जाएगा, और ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग और एम का मतलब होता है मैथ्स। तो आपके साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स इन चारों के चारों सेक्टर्स के अंदर बच्चों को रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करा था अनिल प्रधान ने, इस वजह से इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन संख्या 29 देखो, राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी संगठन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? देखो, ये जो राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार है साथियों, ये राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार पहली बात तो किसके द्वारा दिया जाता है? जो आपका डेयरी और पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय है उसके द्वारा ही दिया जाता है। और इसमें 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, जिसमें एक कैटेगरी तो है आपकी सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी संगठन की श्रेणी। इस श्रेणी में ये पुरस्कार किसको मिला? आपसे ये पूछा है, श्रीमती रेणु भास्कर प्रधान, आपके जो गेबट मिल्क सोसाइटी ऑफ गुजरात है, और अगले है राजेंद्र कुमार। तो आपके जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी संगठन श्रेणी है साथियों, सहकारी संगठन श्रेणी, इसमें मिला है गेबट मिल्क सोसाइटी गुजरात को। अच्छा, आप कहोगे सर दो और कैटेगरी कौन कौन सी होती है? तो एक कैटेगरी होती है साथियों, जैसे ये पहली कैटेगरी हो गई, तो दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं, दूसरी कैटेगरी के अंदर जो आपकी स्वदेशी गाय और भैंसें होती है, उन नस्लों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन नस्लों का जो है आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरी कैटेगरी होगी आपकी स्वदेशी गाय व भैंस। स्वदेशी गाय व भैंस की जो नस्लें होती है साथियों, गाय व भैंस की नस्लें, उन स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों के मतलब उन्हीं नस्लों का पालन किया जाता है और उन्हीं नस्लों को आगे बढ़ाया जाता है। उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है, उसके लिए श्रीमती रेणु को यह पुरस्कार मिलता है स्वदेशी गायों वाले सेक्टर के अंदर। अच्छा, एक तीसरा सेक्टर, तीसरी श्रेणी और भी इसके अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होता है साथियों, कृत्रिम जो गर्भाधान होता है उससे संबंधित होती है। आर्टिफिशियल जो आपके इंसेमिनेशन होता है, क्या? कृत्रिम गर्भाधान। इस कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में, इस कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो वाली कैटेगरी होती है सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी, वो पुरस्कार मिला है आपके भास्कर प्रधान और राजेंद्र कुमार को संयुक्त रूप से। तो ये ध्यान रखना है, भास्कर प्रधान और राजेंद्र प्रसाद को मिलता है कृत्रिम गर्भाधान वाली श्रेणी के अंदर, श्रीमती रेणु को मिलता है स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में, और डेयरी सहकारी संगठन की सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का मिलता है गेबट मिल्क सोसाइटी ऑफ गुजरात को। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2024 के पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? वो भी पुरुष वर्ग के अंदर पूछ रहा है। पहली बात तो ये जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है साथियों, ये हॉकी महासंघ पुरस्कार दे रहा है, हर साल पुरस्कार देता है, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी देता है और इसके अलावा गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी देता है। तो आपके जो ये प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार है, ये भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान है साथियों हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने जीता है और लगातार तीसरी बार जीता है साथियों इन्होंने। साल 2022 में भी इन्होंने जीता था और 2023 में भी इन्होंने जीता था और 24 का पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता है। और आपके जो पीआर सीरीजेस है, इन पीआर सीरीजेस को, जैसे ये तो कौन है, प्लेयर ऑफ द ईयर है कौन, हरमनप्रीत सिंह, और गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलेगा आपके पीआर सीरीजेस को, गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार मिला है आपके पीआर सीरीजेस को। अच्छा, एक साथ में आपके और है यिस्बी जेनसन। ये यिस्बी जेनसन कहाँ की है? नीदरलैंड की है। इनको वुमेन कैटेगरी के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। देख लो, प्लेयर ऑफ द ईयर और साथ में आपके गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये दोनों पुरस्कार तो जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उसका किसको मिला है? भारतीयों को ही मिला है, जिसमें हरमनप्रीत सिंह है, ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, और पीआर सीरीजेस इसके गोलकीपर हुआ करते थे, इनको मिला है। इन्होंने इस बार जो है आपके पेरिस ओलंपिक हुए थे, हॉकी टीम ने वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसी हॉकी टीम के आपके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और पीआर सीरीजेस गोलकीपर के तौर पर थे। इन्होंने ध्वजारोहण भी करा था समापन समारोह के अंदर। तो इन पीआर सीरीजेस ने क्या ले लिया है? संन्यास भी ले लिया है हॉकी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी यशवी जेनसन जो है साथियों, ये नीदरलैंड की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? नीदरलैंड की। और इनको भी प्लेयर ऑफ द ईयर से ही सम्मानित किया गया वुमेन कैटेगरी के अंदर।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, पांचवा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है जो आपके किसको दिया गया है? उर्मिलेश को दिया गया है। नेक्स्ट देखो, अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन सी चैंपियनशिप है? वर्ल्ड लेवल की मुक्केबाजी चैंपियनशिप है साथियों। इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं साथियों, कितने? 4। तो 4 पदक तो जीते हैं भारत ने, कौन से? स्वर्ण। 5 पदक जीते हैं भारत ने सिल्वर, और 8 पदक जीते हैं भारत ने ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने पदक जीत लिए भारत ने? टोटल 17 पदक जीत लिए। अगर आपसे ये पूछे कि अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल कितने पदक जीते हैं? कुल तो जीते हैं 17, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल है 8, 5 है आपके सिल्वर मेडल और 4 है गोल्ड मेडल। 33वां सवाल देखो, सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एक बात ध्यान रखना, एक तो ये मुक्केबाजी से संबंधित ही है, मुक्केबाजी जो फेडरेशन है उसके द्वारा ये सुपर वेट का, फेदर वेट का जो है खिताब दिया जाता है। तो सुपर जो फेदर वेट है साथियों, इसका तो विश्व खिताब जीता आपके किसने? मनदीप जांगड़ा ने। तो मनदीप जांगड़ा का नाम ध्यान रखना, और एक दूसरा नाम आपके सामने और है, नीरज गोयल। इन नीरज गोयल को साथियों सुपर मिड वेट का पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? सुपर मिड वेट या मिडल वेट के लो। सुपर मिडल वेट का पुरस्कार मिला आपके नीरज गोयल को, और सुपर फेदर वेट का पुरस्कार किसको मिला है? मनदीप जांगड़ा को मिला है। और ये जो विश्व खिताब है साथियों किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो आपके मुक्केबाजी चैंपियनशिप होती है या मुक्केबाजी का इससे संबंधित जो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 34वां, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? यानी कि हॉकी की जो चैंपियनशिप है साथियों, वो भी कौन सी? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है, 8वें नंबर की। इसका खिताब आपके भारत ने ही जीता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में जिसका आयोजन होता है 8वें नंबर की, इसका आयोजन तो होता है साथियों बिहार के राजगीर के अंदर। कहां पर? बिहार के राजगीर में तो इसका आयोजन होता है। इसको खिताब को जीतता कौन है? भारत। और किसको हरा करके जीतता है? चाइना को हरा करके जीतता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, पुरुषों की सीनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब विजेता कौन रहा? तो इसका विजेता रहा है साथियों कौन? आपके ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 37वीं विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें साथियों भारत ने आपके 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से टोटल 7 मेडल जीते हैं भारत ने। किसमें? 37वें नंबर की विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप। ये जो आपके CISF होता है साथियों, ये CISF के द्वारा ये कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन होता है आपके जो है अर्मेनिया के अंदर, और ये जो है 3 गोल्ड मेडल वहां पर जीते जाते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके चिराग चिंकारा है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 4th नंबर की राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? सर्वाधिक पदक ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें साथियों आपके सर्वाधिक पदक जीते हैं पश्चिम बंगाल ने। तो इसका आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपके राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप है इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं पश्चिम बंगाल ने। टोटल कितने? 151 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एशिया पिकल बॉक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत कुल 14 पदक जीतता है साथियों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स व पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल 2025 में कहां किया गया था? तो इनका साथियों अप्रैल 2025 में आयोजन किया गया था आपके बिहार के अंदर आयोजन किया जाना है। किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 के जो गेम्स होंगे इनका आयोजन अप्रैल 2025 में होगा। कहां पर? बिहार के अंदर। नेक्स्ट देखो, वीर चोटरानी भारत किस खेल से संबंधित है? वीर चोटरानी ये जो भारत के रहने वाले साथी, ये स्क्वैश के खिलाड़ी है। कौन से खिलाड़ी है? स्क्वैश के खिलाड़ी। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम है वीर चोटरानी। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सीधा सीधा आपको खिलाड़ी का नाम देता है, या तो वो कहां से बिलोंग करते हैं ये पूछ लेता है, या फिर कौन से खेल से संबंधित है ये पूछ लेता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, नवंबर 2024 में राष्ट्रपति ने किस अधिकारी को भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आप बोलते हो, CAG शॉर्ट में आप केग बोलते हो, इस केग का साथियों हाल ही में जो है नियुक्त किया गया है। कौन है ये? हर्षवर्धन अग्रवाल है, के संजय मूर्ति है, राजेश कुमार सिंह है, या फिर हंसराज चौधरी है? तो ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे साथियों, ये है आपके के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति है। इनको साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है हाल ही में भारत का। आपके जो हर्षवर्धन अग्रवाल है ये कौन है? ये फिक्की के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी कि जो आपके नेशनल लीगल अथॉरिटी है साथियों, सर्विस अथॉरिटी, उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो आपके जो BR गवई है, ये न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनको राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है।
ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, इनका पूरा नाम है साथियों भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। BR गवई के नाम से भी जानते हैं या फिर भूषण रामकृष्ण गवई के नाम से भी जानते हैं। इनको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्या बनाया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनको चुना गया, जो कि कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आपके जज है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। यही हो गया नालसा आपके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष बनाया है। 44 देखो, राम नारायण का निधन हुआ हाल ही में, वे किस क्षेत्र से संबंधित है, ये राम नारायण आप फोटो में देख पा रहे होंगे, साथ ही में सारंगी वादक थे, सारंगी बजाते थे, इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस भारतीय गायिका का निधन हो गया जिसे बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है। आपको ये तो पता ही है, भारत की कोकिला के नाम से, स्वर कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है, लता मंगेशकर को जाना जाता है। उसी प्रकार से अपने राजस्थान की स्वर कोकिला कौन है, गौरीबाई है। और बिहार की जो स्वर कोकिला थी साथियों शारदा सिन्हा, इन शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे। स्वर कोकिला का या फिर कोकिला का दर्जा क्यों दिया जाता है, क्योंकि इनकी आवाज बहुत सुरीली थी साथियों, इस वजह से। तो बिहार की कोकिला कौन है, आपकी शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में नवंबर 2024 में निधन हो गया है। कौन से पंजाबी गायक है जिनको संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल जलवायु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि आपका जो साथियों UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसका साथियों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंजाबी सिंगर है जिनका नाम है शुभ। इन शुभ को क्या बनाया गया है, UNFCCC का ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जो जलवायु है, ग्लोबल जलवायु संयुक्त राष्ट्र का, उसका ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी सिंगर शुभ को बनाया गया है। ये फोटो में देख पा रहे होंगे आप, UNFCCC है। हिस्टोरिक पंजाबी सिंगर शुभ बिकम्स फर्स्ट एवर ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट चेंज लाइब्रेरी एट COP29। COP29 का आयोजन हुआ था हाल ही में आपके कहां पर, बाकू अजरबैजान के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। बाकू अजरबैजान में आयोजन होता है किसका, COP29 का। और COP30 कहां पर होने वाली है, तो COP30 होगी आपकी ब्राजील के अंदर। कहां पर होगी, ब्राजील के अंदर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले जो COP28 हुई थी, उस COP28 का आयोजन कहां पर हुआ था, वो हुआ था UAE के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। और आगे देखो प्रश्न संख्या 47, कौन से राज्य के करीमगंज शहर का नाम बदलकर श्रीभूमि रख दिया है। दोनों ही नाम ध्यान रखने, करीमगंज शहर है, इसका नाम श्रीभूमि रखा है। ये कहां का है साथियों, तो ये असम का शहर है जिसका नाम अब श्रीभूमि रख दिया है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्यारे साथी 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर की डेट आपको ध्यान रखनी है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 26 नवंबर आपको पता ही है, 26 नवंबर को एक तो आपके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और एक और दिवस भी होता है 26 नवंबर को, कौन सा दिवस होता है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बाकी 26 नवंबर को आपके राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और एक 21 नवंबर भी ध्यान रखना साथियों, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व मत्स्य दिवस। तो ये विश्व मत्स्य दिवस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेट है 25 नवंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 25 नवंबर को भी साथियों एक आपके अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, किसके लिए, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा और उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल का दिवस मनाया जाता है। कब, 25 नवंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेहरूज इंडिया किताब के लेखक कौन है। नेहरूज इंडिया, देखो इसको अगर अपन लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, नेहरूज इंडिया का मतलब हो गया कि नेहरू के दृष्टिकोण से इंडिया किस प्रकार का है, उसके ऊपर एक किताब लिखी है आपके आदित्य मुखर्जी ने। तो आदित्य मुखर्जी नेहरूज इंडिया किताब के कौन है, लेखक है। नेक्स्ट देखो, देश का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है। संविधान संग्रहालय साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये क्योंकि पहला है तो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है। संविधान संग्रहालय देश का पहला है, कहां पर, सोनीपत हरियाणा के अंदर। सोनीपत कहां पर है आपका, हरियाणा के अंदर है। यहां पर देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया है। AI अनुसंधान, आर्टिफिशियल जो अनुसंधान प्रकाशन है साथियों, पब्लिसिटी है, रिसर्च पब्लिसिटी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत की 3rd रैंक के साथियों, 3रे स्थान पर भारत इसमें बिलोंग करता है। विजन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है विजन पोर्टल, विजन पोर्टल बेसिकली साथियों टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, जो कि आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू करा है। ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, विजन पोर्टल। इस विजन पोर्टल को हाल ही में शुभारंभ किया गया साथियों नवंबर महीने में इसका, इसलिए चर्चा में भी है।
अगला है साथियों आपके KYM, नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च करा है? नो योर मेडिसिन ऐप, ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, ये फोटो किसकी है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये फोटो किसकी है ना? ये लिखना है कि सवाल नंबर 53 के अंदर किसकी फोटो थी, इनका नाम लिखना है। इस सवाल का राइट आंसर होगा आपके KYM, नो योर मेडिसिन। ये मनसुख जो मंडाविया है साथियों, मनसुख मंडाविया वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भारत के रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है और खेल मंत्रालय भी मनसुख मंडाविया के पास है। तो रोजगार एवं खेल मंत्री है कौन? आपके मनसुख मंडाविया। पहले हुआ करते थे महिला एवं कल्याण मंत्री, वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे। अभी रोजगार एवं श्रम कह लो आप, रोजगार एवं श्रम व साथ में आपके हो जाएंगे ये खेल मंत्री भी। रोजगार एवं श्रम व खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। और इन्होंने साथियों जो ये KYM है, इस KYM को लॉन्च कराया, नो योर मेडिसिन को। क्यों लॉन्च कराया? खेलों के अंदर जो डोपिंग होती है साथियों, डोपिंग का मतलब समझते हो ना, खेल खेलने से जाने से पहले खिलाड़ी जो दवा ले लेता है, इस प्रकार की दवा जो कि खेल में उसकी इंड्योरेंस को बढ़ा देती है, उसके सामर्थ्य को बढ़ा देती है, ऐसी दवाइयों को क्या बोला जाता है? ऐसी दवाइयों को बोला जाता है साथियों डोपिंग। तो वो जो डोपिंग होती है, उस डोपिंग से बचने के लिए KYM नाम का एप्लीकेशन लॉन्च करा आपके मनसुख मंडाविया ने, जो कि रोजगार श्रम एवं खेल मंत्री है। नेक्स्ट देखो, दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है आपके नई दिल्ली के अंदर। बाली जात्रा कटक उत्सव 2024 का आयोजन कहां होता है? ये बाली जात्रा कटक उत्सव साथियों आपके उड़ीसा का फेमस है, ओडिशा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 9वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां मनाया गया? यह मनाया गया हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर, इंटरनेशनल लेवल का गीता महोत्सव हरियाणा कुरुक्षेत्र में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होता है? यह बौद्ध शिखर सम्मेलन आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है विनबेक्स 2024 का आयोजन भारत व किस देश के मध्य अंबाला में हुआ है? हुआ कहां पर है? विनबेक्स का आयोजन अंबाला में हुआ है। एक तो यह बात ध्यान रखनी है। और भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? भारत और वियतनाम के बीच में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा आयोजन हुआ है साथियों? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजन हुआ है आष्ट्रा शक्ति का। तो ये आष्ट्रा शक्ति अभ्यास है, इसका आयोजन होता है। एक साथियों आपके गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और ये कहां पर आयोजन होता है इसका आयोजन होता है जकार्ता के अंदर। तो ये जकार्ता जगह है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और भारत और अमेरिका के बीच में भी साथियों हाल ही के अंदर वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है। किसका? वज्र प्रहार का। ये वज्र प्रहार भी क्या है? वज्र प्रहार भी एक तरीके का आपके अभ्यास है, युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारतीय सेना ने मानवीय सहायता व आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां पर किया है? तो अहमदाबाद और पोरबंदर दोनों ही जगह पर आयोजन हुआ था। ए व बी दोनों ही हो जाएगा। पुलिस महानिदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन होता है साथियों आपके भुवनेश्वर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो टोटल 60 प्रश्न होते हैं आपके, जो आपके नवंबर महीने का करंट अफेयर्स है, नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट अपन लोग मिलने वाले हैं आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।